तो भारतीय बाजारों के लिए कई सारे हेडविंड, कई सारे टेलविंड और उसके बीच में इंडेक्स 52 वीक्स हाई के आसपास, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत बज और एफआईएस की थोड़ी बहुत खरीदारी, इन सब ट्रिगर्स के बीच में अब आगे के बाजार कैसे रहेंगे, इन पर बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ श्री धर्मेश कांत मौजूद हैं, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च चोला सिक्योरिटीज़ के। एक अंतराल के बाद धर्मेश सर से आज मुखातिब हूँ, बातचीत हो रही है। धर्मेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बड़े लंबे समय के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है। पहले तो उम्मीद लगा रहा हूँ कि आप ठीक होंगे, आपकी तबीयत वगैरह सब बढ़िया होगा। और बाजार को सर अभी आप कैसे देख रहे हो कि सिचुएशन वाइज तो कुछ हेडविंड है, कुछ टेलविंड है, बाजार बीच में घूम रहा है, हर रोज एक नई खबर आती है, उसकी तरफ चल पड़ता है। क्या करें अभी? नमस्कार सुमित जी, थैंक आस्किंग अबाउट माई हेल्थ एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपका भी सब अच्छा चल रहा होगा हेल्थ वाइज एंड प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। देखिए, जहाँ तक बाजार की बात है, बाजार जरूर थोड़ा अटक गया है 26,000 के आसपास और वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन है। आई मीन मुझे महंगा तो नहीं लगता और नतीजे भी मोर और लेस इन लाइन ही आए हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी दूसरी तिमाही की, उस हिसाब से ये नतीजे। और Q3 ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा मिलनी चाहिए। एक ही खाली कैवियट रहेगा यहाँ पे कि जो बेस इफेक्ट लास्ट ईयर का Q3 का और Q4 का थोड़ा हाई है, तो सिक्वेंशियली शायद पूरा साल हम लोग 6-7% के आसपास से अर्निंग्स को एंड करें। बट हम लोग काफी पॉजिटिव है FY27 को अर्निंग्स को लेकर, जहां से 12 से 14% का ग्रोथ हम लोग मान के चल रहे हैं। उस हिसाब से 1400 का या निफ्टी का EPS को लेकर चल रहे हैं। अब 1400 के हिसाब से अगर आप मार्केट को देखें और नेक्स्ट दिवाली आई मीन नेक्स्ट नवंबर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, तो मार्केट काफी सस्ता दिख रहा है। अराउंड 20 साढ़े 21 के आसपास मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। और यूजुअली जब आप होते हैं ईयर एंड के आसपास, तो आपका 22 बस मिल जाते हैं। तो अराउंड अबाउट 30,000 के टारगेट को लेकर हम लोग निफ्टी पे चल रहे हैं। इस बीच में जो भी आप जैसा बता रहे हैं न्यूज फ्लो को लेके, मार्केट थोड़ा सी अटकलें में चलता रहता है, तो आती है उसको यूज करना चाहिए अच्छे तरीके से। आपके जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहां पर निवेश करना चाहिए। एंड वी आर लुकिंग ओनली फॉर दैट कि जहां पर गुड क्वालिटी स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन मिलती है, उसको हम लोग क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं बाई करने के लिए। सो अगर समअप करें तो पॉजिटिव काफी लग रहा है। मार्केट में ट्रेंड्स है सारे प्ले आउट होने, चाहे वो टैक्स का रहा हो, मानसून का रहा हो, फिर आपका इंटरेस्ट रेट कट का रहा हो, और मोमेंटम पिक होते हुए नजर आ रही है। बट यस, एक्सपेक्टिंग नवंबर थोड़ा सा आपको हल्का जा सकता है, तो धर्मेश सर, करेक्शन मिल सकता है, बट दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो एक बात बताओ धर्मेश सर, एक एक करके मैं मैक्रो से माइक्रो पे आता हूँ। तो सबसे पहला जो हिस्सा है वो है ट्रेड टैरिफ को लेकर। चाइना के साथ डील ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है, वहाँ सिचुएशन बेटर ऑफ हो गई है। सो जो पूरे इश्यूज़ का फलक्रम था वो तो रिजॉल्व हो गया, लेकिन हम अभी भी दिक्कतों में घूम रहे हैं। सो हमारे साथ क्या मतलब वी हैव सीन द वर्स्ट टैरिफ फ्रंट पे, अब यहाँ से कुछ बेटर ही होगा? और अगर होगा तो क्या कोई टाइमलाइन मान के चला जाए, या ट्रम्प साहब हैं तो कुछ भी हो सकता है वाली सिचुएशन में ही रहे? नहीं सुमित जी, अभी मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब भी थोड़ा से अभी कॉर्नर हो रखे हैं। अगर हाल फिलहाल वहाँ जो कांग्रेस की वोटिंग हुई थी, वहाँ तो उन्होंने वोट किया है कि ट्रम्प की टैरिफ एप्लीकेबल ही ना हो। फाइनली ये कोर्ट में जाएगा। हालांकि उनके पास फिर भी एक ऑप्शन है कि सबको ओवरराइड वो कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो की तरफ से। बट मुझे लगता है कि वो भी अब थोड़ा नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने लिखा है तो कोई करार तो हुआ नहीं, बट उन्होंने 10% टैरिफ जरूर घटा दी, और 100% जो 1 नवंबर से लागू होने वाला था वो उसको वहाँ पे बैकफुट ले लिया, उन्होंने पीछे ले लिया। तो मुझे लगता है कि इंडिया के साथ भी कुछ ना कुछ डील हो रखेगा। थोड़ी सी हम लोगों को लीवे उनको देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं किसी किसी फ्रंट पर करना पड़ेगा। आई थिंक थोड़ी सेंसिटिव मैटर्स हैं। तो बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद आशा ये की जा रही है कि इंडिया और यूएस का भी एक आपको समझौता होता हुआ नजर आएगा टैरिफ को लेकर के, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर मिलना चाहिए। सो बिहार इलेक्शन खत्म होने में अभी 2-3 वीक बाकी है नवंबर के। सो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा जो हमारे समझ से सकारात्मक होगा। तो धर्मेश सर, ये बिहार इलेक्शन और यूएस, ये दोनों कुछ बिल्कुल ही अलग हिस्से नहीं है? बिहार इलेक्शन का और यूएस का टाइमलाइन कैसे मैच कराएंगे हम? देखिए, ऐसा है कि जो यूएस के साथ जो आप टर्म आई मीन टैरिफ का जो करार करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा बहुत समझौता और कॉम्प्रोमाइज रहेगा इंडिया के फ्रंट पे। और बिहार आपको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और काफी सेंसिटिव मामला ये होता है क्योंकि अभी भी 60% जो आपकी पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं रूरल बेस्ड और रूरल एक्टिविटी से जुड़ी रहती है। तो ये एक
अच्छा, दूसरी बात क्या होती है सुमित जी, हो सकता है करार तो कुछ हो, बट इलेक्शन कैंपेन में कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई भी तरह का कलर दे सकता है, हम्म, गुमराह कर सकता है, गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो मुझे लगता है कोई भी कंफ्यूजन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो इस सरकार के हिसाब से बहुत अच्छा ये, आई मीन उनके तरफ से ये किया गया फैसला कि एक बार इसको निकल जाने दो। उसका अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी तो उसको वो फिर एडजस्ट करके सुधार लेंगे। तो ओके। मुझे वही लगता है इसलिए डिले हो रहा है उधर। तो धर्मेश सर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यूएस मार्केट में जो टॉप फाइव्स हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचे चले जा रहे हैं। एनवीडिया 5 ट्रिलियन, गूगल, एप्पल, सारे बड़े नाम, अल्फ़ाबेट एंड एवरीथिंग। जी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वहाँ पर ये माना जा रहा है कि शायद एक बबल बन रहा है, जिसको कई बार अलग अलग लोग डिनाई भी कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है, ये इकोनॉमी में नंबर्स हैं, नंबर्स के ऊपर बने हुए ये आंकड़े हैं। सो किसी फाइंड डे अगर यूएस मार्केट इन आंकड़ों से टूटना शुरू करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर तो वहाँ ही प्रॉफिट टेकिंग आएगी, सो तब इंडिया क्या करेगा, जो कि ऑलरेडी चला नहीं है इस तेजी को देख के, क्या वापस टूट पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी हम लोग डिकपल हो रखे हैं कि यूएस और सारी ग्लोब की हर मार्केट चल रही है, अपना मार्केट चल नहीं रहा है। सो इकोनॉमी स्पेसिफिक है, और अपना मार्केट नहीं चलने का एक ही कारण है कि अर्निंग्स नहीं आ रही थी। जो 5 कंपनियों के आपने नाम लिया, जो वहाँ टॉप 5-6 कंपनीज हैं, तो ऑलमोस्ट 35% एसएनपी का मार्केट शेयर, वो आज उनका मार्केट कैप में उनका योगदान रहता है। बट सुमित जी, एट द सेम टाइम 30% ऑफ द अर्निंग्स, $600 बिलियन का अगर आप सबका पैट ऐड कर दे तो यही कंपनी देती है। और अभी भी ये 25 से 30 के मल्टीपल पर ही ट्रेड कर रहे हैं, पी मल्टीपल। इंडियन आईटी कंपनी उससे ज्यादा महंगे मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जहां 30-40%, 50% का ग्रोथ आ रहा हो, 30-35 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हो, इतनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां भी बबल बन रहा। बट यस, आप जो बता रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग आता है मार्केट में, वहां भी आएगा। बट उस प्रॉफिट टेकिंग में अपने साथ ज्यादा नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। अपने मार्केट में बहुत क्लियर सिनेरियो है। जो रिटेलर्स या डोमेस्टिक्स हैं वो सब बाई कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू बाई करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू बाई करें, पीएमएस के थ्रू बाई करें। बेसिकली जो इंडियन है वो तो पैसा लगा ही रहे हैं मार्केट में। एफआईआईज की जो बाहर के जो पैसे की सेलिंग आ रही थी, उससे मार्केट थोड़ा सा हिलता है। वो अगर बंद हो जाए, बस सेलिंग ना हो, वो जस्ट स्टे इन्वेस्टेड रहे, तो भी अपने मार्केट में आपने देखा कि सिर्फ वो स्टे इन्वेस्टेड रहे तो 24,000, 200-300 वाला 26,000 तक हम लोग पहुंच गए। तो क्लियर ट्रेजेक्टरी है। बट आई थिंक अर्निंग्स 27 ऑनवर्ड्स काफी अच्छा हो जाएगा, आई मीन FY 27। सो मार्च जनवरी से आपको अर्निंग्स में सॉलिड सुधार दिखेगी। तो डरने वाली बात नहीं है, अपने मार्केट में कोई खास करेक्शन होगा नहीं। तो धर्मेश सर, ये आपने जो पॉइंट उठाया वही रेफरेंस को मैं लूंगा। एक तरफ एनवीडिया है, $500 ट्रिलियन की कंपनी, और उसके बावजूद भी 25 का पी और 0.4 का पीईजी। लाइकवाइज गूगल भी 0.8 का पीईजी और 250 करोड़ रुपए की, लाख करोड़ रुपए की कंपनी। सो इतने बड़े साइज में इस तरह की वैल्यू वहां पर है। दूसरी तरफ इंडियन कंपनी टीसीएस 11 लाख करोड़ की कंपनी, अभी भी 3.5 का पीईजी, 18 का पी। सो और ये बायबैक करने में बिजी हैं, वो इनोवेशन में बिजी हैं। सो अंतर जो है, क्या ये ग्रोथ स्टोरी इंडियन आईटी कंपनी की अब नहीं रही, या देर से आएगी, या आएगी ही नहीं? क्या करें यहाँ पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, और मैं बहुत पेनफुली लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी लोग मानने को, समझने को तैयार नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से इंडियन आईटी कंपनीज का जो एक गोल्डन पिंक एरा था वो निकल चुका है। और स्पेशली जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सब समय के हिसाब से नए प्रोडक्ट को ला नहीं पाए, एआई इनेबल्ड जो प्रोडक्ट है वो ला नहीं पाए। बट जो सर्विसेज कंपनी है नीचे में, आप जितनी भी छोटी आईटी कंपनीज है वो आप देखेंगे, उन लोग काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। चाहे वो कोफोज हो, परसिस्टेंट हो, ये सब कंपनी, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज हो गई, ये सब कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। बिकॉज ये लोग वहाँ की जो बड़ी कंपनी है जो एआई इनेबलमेंट करते हैं उसके लिए काम करते हैं। तो आईटी को भी आपको सेपरेट करके देखना पड़ेगा। जो बिग 4 कंपनीज है इंडियन आईटी कंपनीज के, वो हो सकता है या स्टेबल रहे या वही 5-7% के हिसाब से ग्रो करे, बट धीरे धीरे उनको काफ़ी तकलीफें आने वाली है, बिकॉज वो काफ़ी पिछड़ चुके हैं प्रोडक्ट लेकर के। सो इंडियन आईटी स्पेस में हम लोग ज़्यादा बुलिश नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप में जरूर है, बिकॉज वो छोटी कंपनियां, उनको ऑर्डर्स मिलेंगे तो काम करेंगे। बट इंडियन इकोनॉमी पे अगर आप बात करें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, डिफेंस का हो, या स्ट्रक्चरल मेटल प्लेस हो गए आपके, वहाँ पे कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री होगी, पूरा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है,
यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैक्शन दिख रहा है, और ये आने वाले दिनों में अलॉन्ग विद बीएफएसआई मेन स्टे हो जाएगी। वैसे भी 10% शेयर तो घट ही चुका है आपको अर्निंग्स में। इंडियन आईटी कंपनीज का जो पहले 18-20% होता था, वो 10-12% पे आ गया ईपीएस में, अगर आप निफ्टी के अंदर देखें तो। तो धर्मेंद्र सर, इसी में ही एक और हिस्सा जोड़ूंगा। अब इसका सेकंड पार्ट आता है। एक बड़ी डिबेट चल रही है इंडिया में ग्रोथ वर्सेस वैल्यू को लेकर, जिसमें वैल्यू है पूरे आईटी में, ग्रोथ है पूरे कंजम्पशन रिलेटेड स्पेस में। लेकिन जहां ग्रोथ है वहां पर वैल्यू बहुत महंगा है, और जहां वैल्यू है वहां ग्रोथ नील है। सो हम बीच में कहां खड़े रहें? देखिए, आईटी में तो मैं वैल्यू अभी भी नहीं मानता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ग्रोथ एंड वैल्यू दोनों को साथ में मिलना चाहिए, तभी एक लंबा स्ट्रक्चरल आपको मिलता है जहाँ डिकेडल वेल्थ बनता है। अदरवाइज ट्रांजेक्शनल वेल्थ मिल जाएगा आपको, महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आपको 15-20% का अट्रैक्शन मिलता है, आप उसको लेके अगर ट्रेडर खुश रहना चाहते हैं तब तो आप सिर्फ ग्रोथ को चेस करें, वैल्यू को आप इग्नोर कर दें। जहां भी ग्रोथ बेस्ड और लिक्विडिटी की, आई मीन सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, जो लिक्विडिटी है स्टॉक्स की, वहां पर थोड़ी कंस्टेंट है, तो जरा भी भारी बाइंग आती है तो स्टॉक प्राइस भाग जाता है काफी स्पीड में। सो उसका एक एडवांटेज ट्रेडिंग कम्युनिटी को मिलता रहता है अगर आप उसको टाइम करने में सफल रहे तो। बट जो न्यू एज कंपनीज की जो डेफिनेशन हो रखी है, सो सबका अपना अपना डेफिनेशन न्यू एज का, तो मेरे हिसाब से तो न्यू एज कंपनी वो होती है जो एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, और जिससे अब पूरा दुनिया फायदा उठाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एनवीडिया की बात की, तो वो एक चिप लेके आ गया एआई का, जो कि हर कंप्यूटर में, हर फोन में कल को लगना है, अगर आप उसको फास्टर प्रोसेसिंग मोड पे जाना है विथ इन्फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से न्यू एज वो होता है, रादर देन डिलीवरी सिस्टम कि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं। वहां भी अगर आप मैन पावर यूज करें वो अलग है, ड्रोन यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। सो सलाह तो हम लोग की यही रहती है कि दोनों एक साथ खोजें। बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी चॉइसेस आपको मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एकदम क्लियर एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस कंपनी को आप ले लो, थोड़े महंगे आपको लग रहे होंगे, बट जो वहां पर स्ट्रक्चरल 10 साल में ग्रोथ आने वाला है, वो अभी किसी सेक्टर में नहीं आने वाला है। HAL BEL जैसी कंपनी, माझगांव डॉक हो गई, कोचिन शिपयार्ड हो गई, ये सब में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी पैन आउट होकर आ रहा है। अभी 4-5 साल का ऑर्डर बुक पे बैठे हुए हैं प्रेजेंट रन रेट के हिसाब से। और मेक इन इंडिया का जो था, पहले इंडियन ऑफसेट पार्टनर होते थे जब ये 20-30% का ही काम करते थे, अभी वो 64% पे जाना, और आने वाले 5 साल में 100% इंडिया में ही बनेगा। सो वैसी स्टोरीज में ग्रोथ एंड वैल्यू दोनों आपको मिलती रहेगी साल दर साल। क्वार्टरली इन सबको ना देखें, तो वैसे स्पेसेस को आपको खोजना है। डिफिकल्ट है बट मिलते हैं। तो इसी ब्लेंड में अगर कुछ नाम जोड़ने हो सेक्टर वाइज, तो कहाँ आप जाओगे कि जहाँ ग्रोथ भी दिख रही है, वैल्यू भी दिख रही है? चलो वैल्यू थोड़ी महंगी है, लेकिन नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ बन जाएगी। हॉस्पिटल या ऑटो या एंसलरी, कहीं पर ऐसा? देखिए सुमित जी, एक सेक्टर जो जस्ट हमने जिक्र किया, डिफेंस का काफी क्लियर रनवे दिख रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे बीएफएसआई स्पेस में प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई भी स्टॉक महंगा नहीं है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस हो या प्राइवेट सेक्टर हो। पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी सस्ते मिल रहे हैं, अभी भी आपको 1 सवा के प्राइस टू बुक मल्टीपल पर मिल रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कंपनी तो अभी भी 0.7-0.8 टाइम प्राइस टू बुक मिल रही, तो उस स्पेस पर नजर लगाएं। अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का देखें, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक जैसे क्या, तो वो भी अभी सस्ते मिल रहे हैं। ये लोग कभी 3-3.25 के पी प्राइस टू बुक पर ट्रेड करते थे, अभी 2-2.25 पर आ गए हैं। और इनका रन रेट आएगा ग्रोथ का, जब इकोनॉमी पिक करेगी ये वापस से 18 से 20% के ग्रोथ पाएंगे। वो एक क्लियर स्पेस दिखता है। प्लस कैपिटल गुड्स पे ध्यान लगाइए आप, जहां पर भी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटी आपको मिलती है, वहां पर बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है। ये पूरा एंसिलरी रिलेटेड कैपिटल गुड्स का, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो या फिर आपको हॉस्पिटल के इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, ये सब में बहुत तगड़ा ग्रोथ दिख रहा है। होटल्स वन एक इंडस्ट्री है जहां पर ट्रेवल एंड टूरिज्म बहुत स्पीड में पकड़ रहा है। अभी आप कहीं भी जाएंगे 70% से कम ऑक्यूपेंसी मिलती नहीं है, इनके रूम रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो कंज्यूमर सरप्लस की बात हो रही थी कि ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इसका जो बेनिफिट है वो कहाँ जाएगा? मुझे एक क्लियर विनर दिखता है इसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो होटल्स हैं, चाहे वो इंडियन होटल्स हो, ताजीबी के जैसे ही हो, ईस्ट इंडियन होटल्स हो, या आईटीसी होटल्स हो, ये सब काफी अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, अब आता हूं जरा दूसरे पक्ष पे, वो है एफआईएस का पक्ष। एफआईएस सो फार अक्टूबर में पॉजिटिव रहे हैं, लुढ़क लुढ़क के पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव तो रहे हैं। सो ये जो एफआईएस का आना है, ये पूरी तरह से आना है या सिर्फ विजिटिंग है? कुछ ही दिन के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे वापस। तो कितना कन्विक्शन आपको आया है एफआईएस की बाइंग से अब तक कि एफआईएस कन्विंसिंगली इंडियन मार्केट्स में वापस लौट रहे हैं? आप मानते हो इस बात को?
देखिए एफआईआई थोड़े से भी पोलराइज्ड हो गए हैं, वो कन्विंसिंगली कि अभी इंडिया में आएंगी नहीं, बिकॉज वो थोड़ा हमेशा लेट एंट्रेंट रहते हैं। और इनका काफी बड़ा पैसा पिछले 4 साल में बना है। अगर लास्ट ईयर सितंबर तक आप देखिए तो 4 साल में जो इंडिया में रन रेट थी इंडेक्स की, वो बहुत आगे है। आज शायद साउथ कोरिया इस साल काफी चल रखा है, बट 4 साल के रन रेट पे देखें तो वो लोग अभी भी इंडिया से काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक प्रॉफिट टेकिंग इंडिया में जरूर हुई थी, प्लस करेंसी डिप्रिसिएशन बहुत स्पीड में हम लोग का हुआ है इंडिया का। तो वो भी उनको मद्देनजर रखते होंगे वो उस वहाँ पे। तो एफ आई को आने में मुझे लगता है अभी 6 महीने का टाइम है। मतलब वो आप स्टेबल वे में वो या तो लास्ट क्वार्टर ऑफ FY 26 में आएंगे, मार्च से मई के बीच में नेक्स्ट ईयर में उनकी एंट्री बहुत स्ट्रांगली होनी चाहिए। हाँ, एक रुझान जरूर दिख रहा है कि एक जो नेगेटिव वो बना के रखे हुए थे कि हर भाव पे बेच के निकलना है इंडिया से, वो थोड़ा रुकता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण सुमित जी ये भी रहा है कि जो आईटी स्टॉक्स की हम लोग बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा ये लोग आईटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड थे इंडिया में, जहां ग्रोथ एकदम फिजल आउट हो गया है। तो थोड़ा वहां से स्कीम करके पैसा निकाल के वो एक साइजेबल अपॉर्चुनिटी जब इंडिया में मिलती है तब वो री इन्वेस्ट करेंगे। और बैंकिंग बीएफएसआई स्पेस में दे आर फुल्ली इन्वेस्टेड। सो कहीं पर एफआईए का हेडरूम है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। अगर आप देखें, एक सरकार का प्रोविजन आ रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में वहां पे एफआईए का हेडरूम वो 49% तक ले जाते हैं, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी वहां पर खुलेगा। सो स्ट्रक्चरली आई थिंक थोड़ा टाइम है, 2-3 महीने, एक बार आप रिफॉर्म्स होने दीजिए पॉलिसी के विंडो पे, एफआईज वापस जोर से आपको आते हुए दिखेंगे। ओके, अब आते हैं दूसरा सबसे बहुचर्चित जो एसेट क्लास था, वो था गोल्ड और सिल्वर। जबरदस्त तेजी दिखाई है इस पूरे एसेट क्लास ने। अब जाके प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत शुरू हुई है, वो भी बहुत नहीं, रीजनेबल। सो क्या ये जो बुल मार्केट थी या सुपर बुल मार्केट थी गोल्ड सिल्वर की, थोड़ी कम हुई या अभी भी रहेगी? एक पार्ट। दूसरा, इससे रिलेवेंस रखते हुए दूसरे मेटल स्पेस या कमोडिटी स्पेस, वहां पे क्या करें? देखिए, जहाँ तक गोल्ड एंड सिल्वर का, तो पहले गोल्ड को लेके चलते हैं। तो गोल्ड अगर आप देखिए स्ट्रक्चरली वो हमेशा 5-6 साल के बाद एक बड़ा स्पॉट चलता है, चाहे वो किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके आ रहा हो, और जो कि नेचुरल होता है किसी भी इकोनॉमी में। 5-6 साल चलने के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, वहां पर गोल्ड में आप तेजी देखते हैं। तो इस साल मिस्टर ट्रम्प खुद ही एक बहुत बड़े कारण बन गए थे कि गोल्ड में हर जगह से तरफ से तेजी हो गई। तो अब ट्रम्प साहब भी थोड़ा सुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ट्रम्प है, ये कमेंट मैंने कर तो दिया है, बट वो कभी भी मुझे झूठा साबित कर सकते हैं। तो गोल्ड तो ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प, इस फंक्शन ऑफ मिस्टर ट्रम्प, वहां पर आप ये मान लीजिए ये ऊपर नीचे होता रहेगा। सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड काफी एग्रेसिव है, और अब जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी आप सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, उसमें जो वायरिंग होती है उसमें सिल्वर के वायर्स यूज होते हैं। ईवी बैटरीज में सिल्वर यूज होता है, और सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर के सामने। कॉपर का 100 है तो सिल्वर 105-106 पे करता है, और लाइट मेटल भी है, काफी वैल्यूएबल मेटल है। तो सिल्वर का एक इंडस्ट्रियल डिमांड था ही, और एक कैचअप रैली उसमें आ रखी है। तो सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल आइटम है, करेक्ट होता है। पिछले बार भी 2008 में उन्होंने देखा था किसी से करेक्शन आया था उसमें, बट मुझे लगता है मोर और लेस सिल्वर में ये तेजी सस्टेनेबल रहेगी। गोल्ड में हो सकता है उतनी तेजी ना रहे। रही बात बाकी मेटल्स की, तो कॉपर बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का चेंज हो रहा है, वहां पर कॉपर का डिमांड चलता रहेगा। इस साल का सबसे बड़ा गेनर कॉपर रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है ये गेन चलते रहेंगे। डॉलर इंडेक्स में मेरा मानना है कि वापस से डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा, 105-107 के आसपास जाएगा, बिकॉज वैसे भी वहां पर फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है और यूएस प्रॉब्लम में आएगा। उस कारण से जो डिप्रिसिएशन है उसका डायरेक्ट एडवांटेज, आपका पैसा एडवांटेज मिलता है मेटल्स में। तो ये आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और डिमांड तो चल ही रही है। एल्युमिनियम जिंक भी चलता रहेगा। एक स्टील एक ऐसा खाली मेटल स्पेस है जहां पर थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है, और मेरे हिसाब से थोड़ा मंदी बना रहेगा। हालांकि स्ट्रक्चरल डिमांड रहेंगे, बट प्राइसिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज चाइना खुद डिग्रो कर रहा है 2% से इस साल में। अभी तक 9 महीने में चाइना ने स्टील डिमांड वहां पर डिग्रो किया। आगे उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए कुछ है नहीं, तो वर्ल्ड मार्केट को वो फ्लडेड रखेंगे। सो इंडिया का जो स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 12% रहा था 9 महीने में, जबकि कंजम्पशन 9% ही रहा था। ये जो बाहर बेच रहे थे, इंडिया जो एक्सपोर्ट करी थी, वहां पर बिकॉज ऑफ चाइनीज कॉम्पिटिशन वो एक्सपोर्ट रुकेगा। स्टील प्राइसेस सबड्यूड रहेंगे, वॉल्यूम गेन्स रहेंगे। तो स्टील कंपनीज अभी ऑल टाइम हाई पर चल रही है। सलाह यही है कि जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील जैसे स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुक करे और ट्रिम करे पोजीशन। बट हिंडाल्को जैसे कंपनी या हिंदुस्तान जिंक, हिंद कॉपर, वहां जो कि एक मेटल प्ले और सिल्वर प्ले सब मिलता है आपको, वहां पर पोजीशन बनाए रख सकते हैं आने वाले 1-2 साल में। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है 2 साल तक आपको 25-30% के आसपास मेटल प्राइसेस पर और तेजी देखने को मिलेगी। धर्मेंद्र सर, सब लोगों ने आपसे पूछा होगा हर चैनल पे ऑब्वियसली कि क्या खरीदें। मेरा आपसे सवाल थोड़ा उलट है, क्या नहीं खरीदें? इस बाजार में किससे दूर रहे?
देखिए, दो सेक्टर बहुत क्लियर लगता है मुझे दूर रहने के लिए। एक तो आईटी में लार्ज कैप आईटी स्पेस, ठीक है। वहाँ थोड़ा अवॉइड कीजिए। दूसरा आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अवॉइड कीजिए, उसके न्यूज़ आते रहेंगे प्लस माइनस, बट स्ट्रक्चरली मुझे लगता नहीं कि फार्मा में काफ़ी बड़ी तेजी हो रही है। फार्मा में एपीआई सीडीएमओ जैसा स्पेस है, वहाँ पर जरूर आप पोजिशंस ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। और तीसरा एक सेक्टर जो सिर्फ 2-3 महीने के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2 महीना आप जाने दो, या चाहे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, डेट इज ऑटो ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स। चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, एक बार प्रॉफिट बुक करके आप नीचे निकल आओ वहां से। आपको जनवरी में वापस अच्छे लेवल्स मिलेंगे एंटर करने के लिए। स्ट्रक्चरली देयर इज नथिंग चेंज, ये ग्रो करेंगे, बट अभी काफी हीटेड हो रखे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10% या 12% का वॉल्यूम ग्रोथ आने में अभी समय है, 1 साल और जाएगा। सो 15-20% जब नीचे आपको मिलते हैं, 100% आपको जनवरी के महीने में वो सब लेवल्स मिलने चाहिए, वहां री एंटर कीजिए। तो सर, अगर कोई सेक्टर जो वर्थ रिस्क टेकिंग है, कि जहां मैं रिस्क ले सकता हूं थोड़ा बहुत, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, एनीवेयर, वो कहां पर होगा? देखिए, सेक्टर लेके नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरीके से इकोनॉमी शेप अप हो रही है, आप स्टॉक्स चुनिए वहां पे, और वहां पर काफी अच्छा प्ले आपको मिलता है। जैसे हाल फिलहाल हम लोगों ने आपको एक वारी एनर्जीज में किया था, हालांकि उसके टारगेट्स आगे तो उससे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। बैंक ऑफ इंडिया भी किया था, बट वो रिसेंट हम लोग की आईसीआई इनिशियली कवरेज ओरियन प्रो सॉल्यूशंस पर आई है। ये कंपनी को अगर देखिए, ये आईटी कंपनी है और सर्विसेज में, प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कर रही है। बैंकिंग एंड फिनटेक से 53% का रेवेन्यू जनरेट करती है। सारे प्रोडक्ट्स के एआई इनेबल्ड है। एसबीआई से इनको ऑर्डर भी मिला 100 करोड़ का, जो दूसरे बैंकों से ऑर्डर लेने का दरवाजा खोलता है। प्लस ये जो आपका डेटा सेंटर है, उसका आर्किटेक्चरल स्टैक करते हैं, ये डिजाइन करके कमीशन करके दे देते हैं। एसेट लाइट मॉडल है, वहाँ भी काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन का चल रहा है। और ओपन लूप टिकटिंग, चाहे मेट्रो टिकट्स की बात करते हैं, फॉरेन में कैलिफोर्निया में ओपन लूप टिकटिंग आ रही है, जो कि सेम टिकट से आप बस, ट्राम या बोट में ट्रैवल कर सकते हैं। इसका भी ये काम करते हैं। दिल्ली मेट्रो, बॉम्बे मेट्रो में इनका ही चलता है टिकटिंग का काम, वहाँ भी इनको काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है। ये कंपनी पिछले 3 साल में 30% से ग्रो कर रही थी। मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आने वाले समय में भी 30% ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर आप FY27 से के हिसाब से देखें, तो हम लोगों ने 1675 का टारगेट दिया, जो कि लेस देन 1 का पेग रेशियो है। सो ऐसे कंपनीज में नजर लगाएं। और थोड़ा सा अभी ठंडा पड़ा हुआ है, बट मुझे लगता है 1 साल में काफी बड़ा उसमें ट्रैक्शन मिलेगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसकी जो कमीशनिंग हो रही है कैपेसिटी की, बहुत स्पीड में हो रही है। और ये 11 गीगावाट इस साल के एंड तक कर लेंगे FY26, एंड नेक्स्ट ईयर बाई FY27 ये 19 गीगावाट हो जाएगा। उस हिसाब से फिर अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो वैल्यूएशंस काफी सस्ते लगेंगे, तो वो भी 140-45 के टारगेट के लिए हम लोग उसको रिकमेंड करें। तो ऐसे कंपनीज को, सेक्टर को आप छोड़ दें, सेक्टर के अंदर जहां एक अच्छी बिजनेस बिल्टअप दिख रही है, वहां पर निवेश करें तो काफी अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए। बहुचर्चित नाम और बहुचर्चित विषय है आईपीओ मार्केट। लेंसकार्ट का आईपीओ खुला, बहुत लंबा घमासान मचा वैल्यूएशन को लेकर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आई, मतलब स्ट्रॉन्ग एंकर बुक आई, और सब्सक्रिप्शन का नंबर भी ठीक ठाक ही वहाँ पर आ ही जाएंगे। सो ये जो वैल्यूएशन का कंसर्न है, या न्यू एज की पिकिंग का कंसर्न है, वैल्यू पिकिंग का कंसर्न है, इसको कैसे रीड करा जाए कि कहाँ आप जाएं, कहाँ आप ना जाएं, कहाँ फंसेंगे, कहाँ बचेंगे? देखिए, अगर इस तरीके से न्यू एज के पिछले अगर आप 12-15 कंपनी उठा लें, तो सब में नुकसान ही हुआ है, एक्सेप्ट से इटर्नल अभी थोड़ा प्राइस से ऊपर चल रहा है, जिसको न्यू एज का डेफिनेशन दिया जाता है। एंड लेंसकार्ट के साथ मैं आपको 2-3 पहलू समझा सकता हूँ। एक पक्ष तो ये है कि लेंसकार्ट शायद वन ऑफ फ्यू इंडियन कंपनीज है जो ग्लोबल जा रही है, देश में भी बेच रहे हैं। हालांकि आप उसको, आप ऑटो को भी बोल सकते हो कि बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प भी सब कंट्री, आज 50 कंट्री में हीरो मोटोकॉर्प के मोटरसाइकिल्स बिकते हैं, तो वो भी ग्लोबल ही है मेरे हिसाब से। वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी महंगा आया है। देखिए, लेंसकार्ट फुल्ली इंट्रेंस्ड इंडिया में, ये कोई नया नाम नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, और ना ही ऐसा है कि बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनको इंडिया में मिलने मिलने वाली है, बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी मार्वल है। वैसा तो है नहीं, ये चश्मा बेचते हैं, और आई साइट में तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा भी प्लस माइनस हो गया तो आपके विजन पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इट्स अ मेडिकल प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे। एंड वॉल्यूम ग्रोथ मुझे नहीं लगता है कि 12-15% से ऊपर इनको पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप देखिए, पिछले 3 साल में वॉल्यूम ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी से गिरते आई है। 43% था FY24 में, FY25 में 23 हो गया, इस साल शायद 19-20% के आसपास आ जाएंगे।
वैसे मैं 230-35 के पी मल्टीपल पर 10 टाइम्स सेल्स थोड़ा ज़्यादा लगता है। रहा बात की एंकर बुक और प्राइसिंग की, तो समझ लीजिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे पी जो पहले रिस्क टेकर्स होते हैं वो लगे रहते हैं, काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो प्राइसिंग कर लेते हैं। और एक शंकर शर्मा साहब हैं जिनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, उनका काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था कि आप प्राइसिंग ही ऐसा करो, 100, 200, 300 के मल्टीपल पे ले आओ कि गिर गिर के भी 50-60 का भी मल्टीपल आता है तो भी सस्ता लगने लगता है आपको वहाँ पर स्टॉक प्राइस गिरने के बाद, और जस्टिफाइबल लगने लगता है। लेकिन आप जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया, काफी सस्ते पीई मल्टीपल पर आईपीओ लेके आए, अभी भी वो वोल्टास वर्लपूल या ब्लू स्टार के पीई मल्टीपल पर ट्रेड नहीं हो रहा है, जबकि बिजनेस उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है, वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग सब कुछ अच्छा है। इनके ही कंप्रेसर बाकी सब कंपनी में लगते हैं। बट देखिए, तो ये मार्केट का नियम है। अब ऐसा है, मार्केट में फैलेसी लोग लगाते हैं, तो जो एडवांटेज लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं। धर्मेश सर, इस पे बहुत लंबी डिबेट भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर ये बातचीत करने के लिए। बहुत सारे और भी पक्ष थे लेकिन समय का अभाव है, वरना आपसे और बात करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया थैंक सर यू हमारे सो साथ मच। जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक अंतराल के बाद मुलाकात हुई लेकिन बढ़िया मुलाकात हुई, और आगे आपसे फिर से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू कार्यक्रम सो का मच हिस्सा मुझे। बनने के लिए। तो फिलहाल हम इस खास कार्यक्रम को यही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।